हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे, वो भी किसी बिंदु पर। जैसा कि आपको पता है कि जो हेडिंग है आपका, उसमें अनंत लंबाई का चालक तार लिया गया है और वो समान रूप से आवेशित होना चाहिए, यानी कि एक समान रूप से आवेशित है और साथ ही साथ उसकी वजह से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। कैसे? इनफाइनाइट लेंथ है। इसको हमने कुछ चार्ज दिया है और वो चार्ज इसके सरफेस पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी कि वितरित हो गया, समान रूप से वितरित हो गया है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? एक गॉसियन सिलेंडर बनेगा जो कि एक गॉसियन सरफेस का काम करेगा। इमेजिनरी सिलेंडर है और ये गॉसियन सरफेस का काम करेगा, यानी कि गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा। क्योंकि आप गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो गॉस थ्योरम में गॉसियन पृष्ठ बनाना जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा रखिए, जब भी कोई चालक तार होगी तो उसके लिए हमको सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाना होता है। ये है गॉसियन सिलेंडर, यानी कि गॉसियन बेलन। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अनंत लंबाई का चालक तार है। इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। और ऐसे समय में मान लेते हैं हमने जो सिलेंडर बनाया है इसकी कुछ लेंथ है और वो लेंथ मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल एल के बराबर है। लेंथ कितनी है गॉसियन सिलेंडर की? स्मॉल एल के बराबर है। और ऐसे समय में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी एरिया ले लेते हैं और उस एरिया पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी भी बिंदु पे हमेशा उससे अवे होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और वहीं पे अगर हम देखें तो ये बेलन का सपोज दैट तार आपका ऐसे है और इसके चारों तरफ क्या है, बेलन है। तो उस बेलन का ऊपर सरफेस ऐसे होगा और उस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। रीजन क्या है कि ऊपरी सरफेस का हमेशा एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो इस वाले गॉसियन बेलन के या गॉसियन सिलेंडर का जो ऊपरी सतह है इसका अगर एरिया वेक्टर देखें तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे वेक्टर ए के और वेक्टर ई के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस सरफेस से होकर गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 0। हमें उससे यहाँ पे फ्लक्स की संख्या निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच के एंगल कितना है, 90। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। कॉस 90 रखेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। वहीं पे सेम ऐसे अगर हम इस सरफेस के लिए देखें तो इस सरफेस के लिए सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ पे सेंटर मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। और नीचे का सरफेस है तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे भी एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऐसे समय में इस सरफेस यानी कि नीचे वाले भी सरफेस से पास होने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। बट अगर हम कोई एरिया यहाँ पे ले लेते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर यानी कि ये बेलन का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे लें, तो अगर हम इस वाले पोर्शन पे देखें तो एरिया वेक्टर इधर होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन उधर ही है, वेक्टर ई की भी डायरेक्शन इधर है,
एरिया वेक्टर यानी कि वेक्टर ए भी इधर है, तो ऐसे समय में यहाँ पे थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और थीटा 0 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आएगी, E इंटू ए के बराबर आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स अर्थात फाई ई इक्वल टू कितना मिलेगा 0, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई इक्वल टू 0, बट इधर से यानी कि ऐसे वाले सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी आपको E इंटू ए के बराबर। किसके बराबर, E इंटू ए के बराबर यहाँ पे मिलेगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो बात हो गई फ्लक्स कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला मिलता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा जो है इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मान Q अपॉन L के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Q अपॉन L के बराबर होता है। वहीं पे R जो है इस गॉसियन सिलेंडर का जो रेडियस है वो है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ें पता चल गई कि अगर आपके पास अनंत लंबाई का आवेशित तार है तो वो लंबाई पे तो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जितना यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो किस पे डिपेंड करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होती है। ऐसे ही मान लेते हैं एक अगली हेडिंग है जिसमें अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस हैं किसके, गॉस थ्योरम के। तो अगर आपके पास अनंत विस्तार की, ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट है हमारे पास, और उसके लिए क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सपोज दैट आपके पास यहाँ पे अनंत विस्तार का चालक है। तो साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी तक हमने अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर लिया, और अब हम बात करेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, ठीक है, के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल अचालक, ठीक है, प्लेट है, यानी कि आपके पास इनफाइनाइट प्लेन है, वो भी किसका, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लेकिन कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है आपका, हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field near an infinite plane, near an infinite plane, ठीक है, near an infinite plane, चार्ज्ड यूनिफॉर्मली, चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली, यानी कि एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक प्लेट के कारण क्या निकालना है हमको, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, क्या पता करना है, एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक प्लेट के कारण क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पता करनी है। तो सपोज दैट
हमारे पास एक प्लेट है और वो जो प्लेट है वो कैसा है, समतल अचालक प्लेट है। ठीक है, समतल कैसा है, अचालक प्लेट है। तो हमने एक ऐसे प्लेट बना दिया है जो कि थोड़ा सा कैसा है, समतल है और कैसा है, अचालक है। समतल है और कैसा है, अचालक है। तो एक प्लेट है जो कि समतल है और कैसा है, अचालक है, यानी कि प्लेन है और नॉन कंडक्टर वाला है, नॉन कंडक्टर है। उसको चार्ज दिया तो अचालक है, तो इसलिए इसका जो चार्ज होगा इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सभी चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ऐसे समय में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और समतल अचालक प्लेट के लिए जो कि आवेशित है, गॉसियन सिलेंडर यहाँ पे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गॉसियन सिलेंडर बनाया जाता है। तो सपोज दैट एक सिरा इसका इधर है, ये हो गया आपका गॉसियन सिलेंडर एक, और यहाँ से गॉसियन सिलेंडर दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये मान लेते हैं दूसरी तरफ गॉसियन सिलेंडर को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है। थोड़ा सा इसके पोर्शन को हम नीचे कर देते हैं ताकि ये बीचों बीच में ही रहे, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, साथ ही साथ वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो गया आपका। अगर हम यहाँ पे देखें तो गॉसियन सिलेंडर है पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा एक गॉसियन सिलेंडर है, मैंने यहीं पे बना दिया है। ये गॉसियन सिलेंडर का अगर देखें तो एक पोर्शन इधर है, एक पोर्शन बीच में और एक पोर्शन इधर। मतलब सपोज दैट आपके पास एक प्लेन क्या है, एक प्लेन प्लेट है, और वो प्लेट कुछ इस तरीके से है, सपोज ऐसे है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो गॉसियन सिलेंडर इसके बीच से इधर जा रहा है और इधर से निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो कुछ इधर होगा, और इस सरफेस के लिए जो यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर होगा। तो वेक्टर ई की भी डायरेक्शन और वेक्टर डी ए की भी डायरेक्शन इधर है। वहीं पे अगर हम इस सरफेस के लिए देखें तो इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट बीच में है तो इधर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर किधर है, इस तरफ है, तो वेक्टर डी ए के बराबर है। ऐसे समय में अगर हम फाई की वैल्यू देखें तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे फाई की वैल्यू यहाँ पर होगी, यानी कि विद्युत फ्लक्स की वैल्यू होगी ई इंटू डी ए, और यहाँ के लिए भी होगी कितनी, फाई ई की वैल्यू होगी ई इंटू डी ए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो थीटा 0 है और यहाँ भी थीटा कितना है, 0 है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो बिंदु P पर इस समतल अचालक प्लेट के कारण, इस समतल अचालक प्लेट के कारण मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, और इस P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इस समतल अचालक प्लेट के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर, इसके पास किसी बिंदु पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कितना होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा का मान होता है Q अपॉन A के बराबर। सिग्मा का मान किसके बराबर होता है, Q अपॉन A के बराबर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी इससे पहले अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र था उसका व्यंजक प्राप्त किया, जिसकी वैल्यू थी E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देन अभी हमने समतल अचालक प्लेट है, ध्यान से सुनिएगा, अचालक है यानी कि नॉन कंडक्टर है, और वो इनफाइनाइट लेंथ का है, अनंत लंबाई का है, और इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की वैल्यू प्राप्त करनी थी किसी इसके समीप किसी बिंदु पर। तो वो कितना मिलता है हमको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलता है। कितना मिलता है,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं परावैद्युत पदार्थ के बारे में, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। तो अगर हम परावैद्युत पदार्थ की बात करें, जिसे हम विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। तो परावैद्युत वह पदार्थ है, ठीक है, जिसमें समस्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों से दृढ़बद्ध होते हैं। इस प्रकार परावैद्युत में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मतलब सिंपल सा ये कहने का है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रॉन उस एटम में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का नाम देते हैं। कौन सा पदार्थ देते हैं, परावैद्युत पदार्थ का नाम देते हैं, या इसे हम जनरली क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ भी कह सकते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो एक प्रकार का क्या हो, विद्युत रोधी हो। कैसा हो, विद्युत रोधी। तो हेडिंग है आपका परावैद्युत, परावैद्युत, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो परावैद्युत की अगर हम बात करें, या जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, ये क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ। कैसा पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, या इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं इंसुलेटर। क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर भी नाम दे सकते हैं। परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक को हम विद्युत रोधी पदार्थ कह सकते हैं, या इसे हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से जो धारावाही मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाए जाते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मिनिमम और एब्सेंट, या तो बहुत कम होते हैं या तो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ की चालकता इसी वजह से बहुत ही कम होती है। लो कंडक्टिविटी, परावैद्युत पदार्थ की जो चालकता होती है इसी वजह से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसलिए क्या होते हैं, बहुत ही कम होती है, अथवा शून्य भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, अगर हम आइडियल डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, तो आइडियल डाई इलेक्ट्रिक का यानी कि आदर्श परावैद्युत का जो कंडक्टिविटी है ये कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कितना होता है, 0 के बराबर होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि माइका, साथ ही साथ प्लास्टिक, माइका, प्लास्टिक, ऑयल एटसेट्रा, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। एंड अब हम बात करने जा रहे हैं परावैद्युतांक। किसके बारे में, परावैद्युतांक, जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग परावैद्युतांक के बारे में। परावैद्युतांक जिसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। और इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, तो अगर हम बात करें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में यानी कि कैपिटल के बारे में, तो परावैद्युत माध्यम में स्थित, मान लेते हैं आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में 2 पॉइंट चार्जेज हैं और उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखें तो
कोई ऐसा माध्यम रखा हो जिसके कारण जो बल है वो निर्वात में उपस्थित, यानी कि अगर वैक्यूम में हम फोर्स देखें और वहीं पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख करके हम फोर्स देखें तो वहां पे क्या होगा, कम होगा। मतलब सिंपल सी बात मान लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है जिनका नाम है Q1 और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है Q2। तो अगर Q1 और Q2 हैं जो कि कुछ दूरी पे रखे गए हैं, अगर इन दोनों के बीच मीडियम अभी कैसा है, वैक्यूम है, यानी कि कैसा है, निर्वात है, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि K की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखते हैं 1। और आपको पता है कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हो, अगर देखें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए यहाँ पे हम कैपिटल K का यूज करते हैं। ये कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड डेराइव्ड फॉर्मूला है, वो भी किसका, फोर्स का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये किस में था, निर्वात में था, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई मीडियम ले लें तो Q1 और Q2 के बीच हम कोई मीडियम ले लें, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे r के बराबर, यहाँ भी कितना था r के बराबर था। अब यहाँ पे कोई मीडियम ले लिए जिसका नाम K है और ये कैसा होगा, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, यानी कि परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसके लिए फॉर्मूला तो ये मिलेगा। लेकिन अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K भी रहेगा Q1 Q2 अपॉन r²। K की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, K की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यहाँ पे K 1 हो गया तो फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इन कंपैरिजन टू एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। निर्वात के लिए कितना होता है, K = 1 होता है, वहीं पे मतलब वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। वहीं पे अगर हम एयर के लिए देखें तो एयर के लिए K की वैल्यू 1.00006 के आसपास होती है। वहीं पे अगर हम कांच के लिए देखें यानी कि ग्लास के लिए देखें तो ग्लास के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, ग्लास के लिए K की वैल्यू 6 होती है। साथ ही साथ वाटर के लिए अगर हम बात करें तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई होता है, 80.5 या 81 के आसपास लिया जाता है। ऐसे ही अगर हम मेटल के लिए देखें तो मेटल के लिए K कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मेटल के लिए K कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। क्लियर। चलिए ये तो बात हो गई। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मान लेते हैं आपके पास कोई संधारित्र है या कैपेसिटर है, तो उस कैपेसिटर की जो धारिता होती है यानी कि जो कैपेसिटेंस होती है उसकी वैल्यू क्या है। अगर हमारे पास मान लेते हो कोई संधारित्र है जिसको हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, तो उसकी धारिता क्या होगी। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि धारिता किसे कहते हैं या संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा को स्टोर करता है, संचित करता है। यानी कि सिंपल बेसिस में अगर आपसे बोला जाए कि कैपेसिटेंस किसे कहते हैं यानी कि संधारित्र किसे कहते हैं, तो संधारित्र अपने अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर जिसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र का नाम देते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम which stores electric potential energy within it यानी कि अपने अंदर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात
विद्युत स्थितिज ऊर्जा को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का नाम देते हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, पीपीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र का नाम ले। तो ऐसे समय में समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम बात करें तो दो प्लेटें हैं। एक प्लेट पे अगर हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और इस अगर देखें तो इस प्लेट पे देखा जाए तो दूसरा प्लेट अर्थ से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? अर्थ से कनेक्टेड होता है, ताकि इसके बाहरी सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अर्थ से निकलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। तो अगर हमने इस प्लेट को, यानी कि हमारे पास दो प्लेट हैं, कैसे प्लेट हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। और ऐसे समय में मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव में Q है, तो उतना ही चार्ज इसमें निगेटिव में होगा, क्योंकि जितना चार्ज आप इस पे देंगे उतना ही चार्ज इस पे इंड्यूस हो जाएगा, वो भी किसमें? निगेटिव में। तो सपोज दैट आपने पहली प्लेट को, समांतर प्लेट संधारित्र में कितने प्लेट हैं? दो प्लेट। तो पहली प्लेट को कुछ चार्ज दिया है, और वो चार्ज कितना है? प्लस Q चार्ज दिया, तो वो चार्ज इसके सरफेस पे जाएगा, और इसकी वजह से दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज आएगा। जितना आवेश यहाँ पे होगा उतना ही आवेश यहाँ पे भी होगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते क्या है? D है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लस है, माइनस है, तो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस वाली से माइनस की तरफ होगा, यानी कि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होगी, और कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो ये किसका हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि विद्युत क्षेत्र का दिशा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा समांतर प्लेट संधारित्र में कहाँ होती है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। कहाँ पे होती है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। तो अगर हम विद्युत धारिता की बात करें, क्योंकि कैपेसिटर तो आप समझ गए कि दिस इज अ सिस्टम विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद इन इट, ठीक है, यानी कि अपने अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है, यानी कि ये क्या करता है? रखता है। तो अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र की जो कैपेसिटी होती है, जो धारिता होती है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? धारिता। तो अगर विद्युत धारिता की बात की जाए तो किसी चालक के आवेश व विद्युत विभव के अनुपात को उस कंडक्टर की या उस चालक की क्या कहते हैं? हम धारिता कहते हैं। यानी कि अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं, तो C इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Q अपॉन V। क्या मिलेगा? Q अपॉन V, यानी कि चालक पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन कंडक्टर, और साथ ही साथ विद्युत विभव, ये है विद्युत विभव, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो आवेश तथा विद्युत विभव के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कि धारिता कहते हैं। यानी कि किसी भी कंडक्टर पर कोई चार्ज हो और उसका हम क्या देख लें? पोटेंशियल पता कर लें, तो उन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? उस कंडक्टर का, उस चालक का क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कि विद्युत धारिता कहते हैं। अगर हम धारिता का मात्रक देखें तो मात्रक यहाँ से चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और विभव की यूनिट यानी कि पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो यूनिट मिलेगा किसका? C का, यानी कि कैपेसिटेंस का, वो मिलेगा
कूलाम पर वोल्ट क्या मिलता है, कूलाम पर वोल्ट इसकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होती है फैरड। क्या होती है यहाँ पर दूसरी यूनिट क्या है, फैरड, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई विलगित गोलीय चालक है, हमारे पास क्या है, कोई विलगित गोलीय चालक है। विलगित गोलीय चालक का मतलब आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, और आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर होने के कारण हम उसकी अगर धारिता पता करते हैं तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की जो धारिता होती है यानी कि जो कैपेसिटेंस होती है उसको निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी त्रिज्या कितनी है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसे हम क्या कहते हैं, विलगित गोलीय चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलगित गोलीय चालक कहते हैं। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये गोलीय चालक है, कंडक्टर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, सपोज दैट इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। तो इसको हमने कुछ चार्ज दिया, ये इसकी सतह पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। कितना होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो इसके भीतर किसी भी बिंदु पर या इसके सरफेस पर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो पोटेंशियल निकालने का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं कि आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो, गोलीय कोश हो या स्फेरिकल सेल हो, और आप उसके लिए आप अगर उसकी सरफेस पर देखते हो तो सरफेस पे फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 Q अपॉन A के बराबर होगा, ठीक है। कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन A के बराबर होगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो C इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q अपॉन 1/4πε0 Q अपॉन A, Q से Q कैंसिल, और ये 4πε0 A कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे समय में आपको कैपेसिटर यानी कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है यानी कि विलगित गोलीय चालक है तो ऐसे समय में इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 4πε0 A, जहाँ पे A क्या है, इस स्फीयर की रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। तो ये हो गया किसके लिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फॉर्मूला हो गया। यहीं पे अगर हम बात करें कि हमारे पास सपोज दैट क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, यानी कि संधारित्र है जिसको कैपेसिटर कहते हैं। तो संधारित्र, फिर से मैं बता देता हूं कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है। चालक की भी धारिता होती है, संधारित्र की भी धारिता होती है। डिफरेंस क्या है, चालक में हम सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस की वजह से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, और वहीं पे संधारित्र में हम उसकी 2 प्लेटों की वजह से, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना चाहिए। तो कैपेसिटर में हमेशा याद रखिए कि 2 प्लेटें होती हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होगा। उन प्लेटों के बीच एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। वहीं पे अगर हम कंडक्टर की बात करें तो किसी चालक के ऊपर यानी कि किसी चालक में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको भी हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन B के बराबर हम कहते हैं। तो ये तो बात हो गई C इक्वल टू Q अपॉन B, जहाँ से अगर हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर लें तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वो कितना आता है, C इक्वल टू 4πε0 A। कैपेसिटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर क्या है, फिर से समझ लीजिए आप कि 2 प्लेटें होनी चाहिए। एक को अगर आप चार्ज देते हो तो दूसरे पे कैसा चार्ज आना चाहिए, उसका अपोजिट बिल्कुल उतना ही चार्ज आएगा। पॉजिटिव क्यू था तो दूसरे पे उतना ही नेगेटिव क्यू चार्ज आया, और साथ ही साथ दोनों प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए। और अगर उन प्लेटों के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उस मीडियम को K से डिनोट करेंगे। अदरवाइज निर्वात है तो वहाँ पे कुछ भी डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि निर्वात में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम
या निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरे प्लेट को हम हमेशा अर्थ से कनेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव प्लेट के कारण इस पे चार्ज इंड्यूस होता है तो बाहर की तरफ भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इसको अर्थ से जोड़ दिया जाता है, ताकि अर्थ से आने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो इनको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये जो आपके पॉजिटिव चार्ज जो बाहरी प्लेट पे दिख रहा था, बाहर दिख रहा था, वो अब नहीं दिखते हैं। और ऐसे समय में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनके बीच एनर्जी स्टोर नहीं होगी, उसका लीकेज होगा। तो ऐसे समय में सिंपल सा इसको अर्थ से जोड़ना जरूरी होता है। तो ये हो गया संधारित्र का एक सिस्टम, जिसमें संधारित्र की अगर प्लेटों के बीच हम कैपेसिटेंस देखें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C = Q/B। कोई चार्ज ले लेते हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल होगा, यानी कि जो विभव होगा, विभवांतर होगा, उससे हम उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर C = किसके बराबर हो गया? Q/B के। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम जब भी कभी धारिता की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ε0 A/d। अगर उनकी प्लेटों के बीच माध्यम का जो एक तरीके से अगर देखें तो प्लेटों के बीच जो माध्यम है वो कितना है? निर्वात है, ठीक है। तो ऐसे समय में समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता निकल के आती है वो कितनी होती है? ε0 A/d। ε0 A/d किसके लिए हम बात करने जा रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। जो आपको यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। पीपीसी जिसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र भी कहते हैं। C = होता है, अगर देखें तो C मतलब यहाँ पे पीपीसी का हम धारिता, यानी कि यहाँ पे उसकी कैपेसिटेंस की बात करने जा रहे हैं। तो अगर प्लेटों के बीच कोई माध्यम है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, अगर है तो C = होगा ε0 A K/d। कितना आएगा? C = ε0 A × K/ कितना? D के बराबर। दूसरा है इफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज एब्सेंट, नहीं है, तो ऐसे समय में K की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे इसको हम C0 से प्रदर्शित करते हैं। ε0 A/ कितना हो जाएगा? D। जब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन प्लेटों के बीच नहीं हो तो ऐसे समय में यहाँ पर कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस की वैल्यू ε0 A/d के बराबर हो जाएगा। यहीं पे अगर हम इन्हीं प्लेटों के बीच एक T मोटाई की, कितनी मोटाई की? T मोटाई की प्लेट रख दें, ठीक है, और ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, जिसको हम क्या कह सकते हैं? परावैद्युत पदार्थ का एक टुकड़ा रख दें, जो कितनी मोटाई का हो? स्मॉल t मोटाई का हो। तो पूरी दूरी कितनी है? d है। यहाँ पे क्या है? एयर है, इधर भी क्या है? एयर है, ठीक है। इस पे प्लस q चार्ज और इस वाले पे कितना? माइनस q चार्ज है। बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। तो ऐसे समय में ये तीसरा सिचुएशन है कि अगर इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ thickness small t is placed between plates of capacitor, यानी कि अगर हमारे पास जो कैपेसिटर का जो प्लेट है उन प्लेटों के बीच एक T थिकनेस की, यानी कि T मोटाई की डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया, जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। तो ऐसे समय में
जो वैल्यू मिलेगी कंप्लीटली नहीं रखा गया है, पार्शियली रखा गया। ध्यान से सुनिएगा, पार्शियल रखा गया है। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड का मतलब आंशिक रूप से भरा गया है। तो ऐसे समय में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर आएगा। और सपोज दैट यही प्लेट कई सारी हों, यानी कि कई अलग अलग थिकनेस की T1, T2, T3 ऐसे करके हों, तो ऐसे समय में और उनका अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो, K1, K2, K3 हो, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1, K2, K3 करके ऐसे कई सारे हों, तो ऐसे समय में जो कैपेसिटेंस निकालेंगे वहां पर आपको क्या कर देना है, वहां पर आपको सीधे सीधे जहां जहां आपको T दिख रहा है उस पोर्शन को आप क्या कर दोगे, सिग्मा कर दोगे और K के वैल्यू में रखोगे। यानी कि जितनी भी वैल्यू हैं सबको क्या कर दोगे, ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आंशिक रूप से भरा गया है, तो आंशिक रूप से भरे जाने के कारण इसके लिए आप क्या करोगे, अगर कई सारे हों, कई सारे फिल कर दिए गए हों, T1, T2, T3, एक ऐसे T1 का, फिर एक T2, फिर T3 और दोनों और सबके परावैद्युतांक गिवन हो, तो ऐसे समय में C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, टी की जगह सिग्मा करेंगे, प्लस सिग्मा टी बाई के। कितना हो जाएगा? सिग्मा टी बाई के, सिग्मा टी बाई के। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हो गई आपके किसके बारे में, जब अलग अलग क्या हो, यहाँ पे कई सारे अगर देखें तो छोटे छोटे यानी कि T1, T2, T3 इस तरीके से हूँ, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उस फॉर्मूले के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 ऐसे करके अलग अलग क्या हो, यहाँ पे मीडियम हो। इसका थिकनेस कितना हो, T2, ये T1, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं T3, और प्लेट अब यहाँ पे है माइनस Q वाला, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस कुछ है, इसका मीडियम कितना है, ये मान लेते हैं K1 का है, ये कितना है K2 है, और ये कितना है K3 है। तो ऐसे समय में हम उसको सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम्मेशन, सबको हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पर सम्मेशन करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो डी माइनस सिग्मा टी प्लस सिग्मा टी बाई के बराबर होगा। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस सिग्मा टी प्लस सिग्मा टी बाई के बराबर होगा। क्लियर? चलिए, यहीं पे अगर हम परावैद्युतांक का फॉर्मूला देखें तो परावैद्युतांक का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है आपको बताते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई परावैद्युतांक है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक सिंपल एक जनरल फार्मूला है। वो जनरल फार्मूला कितना है, सबसे पहला K इक्वल टू C अपॉन C नॉट, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जनरल फार्मूला। K इक्वल टू C अपॉन C नॉट, K इक्वल टू C अपॉन C नॉट तब हम निकालेंगे यहाँ से K की वैल्यू, तब हम पता कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, किसी माध्यम में दिया गया जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू पता हो, और साथ ही साथ निर्वात में कैपेसिटेंस की वैल्यू पता हो, यानी कि वैक्यूम में हो। तो C नॉट कब होता है, जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एब्सेंट होता है, तो C नॉट लिखते हो। और जब कभी कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा होता है तो उसके लिए C रखते हो। तो ऐसे समय में जो K की वैल्यू आएगी वो C अपॉन C नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर? C अपॉन C नॉट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास एक गोलीय संधारित्र है, तो गोलीय संधारित्र के लिए अगर हम धारिता देखें तो इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, समझते हैं। अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र देखा था। अब हम बात करने जा रहे हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। इससे पहले हमने गोलीय चालक की धारिता देखी थी, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कंडक्टर का देखा था। ऐसे ही गोलीय संधारित्र की धारिता देखेंगे, यानी कि इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल
कैपेसिटर की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू होती है इसकी। स्फेरिकल कैपेसिटर है आपके पास, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए सबसे पहली बात तो डायग्राम समझिए कि डायग्राम क्या होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इसके लिए डायग्राम समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक गोला है और उस गोले से कंसेंट्रिक एक और गोला है, ठीक है। यानी कि सपोज दैट आपके पास गोलीय संधारित्र दिया गया है और यहाँ पे आपको दो सरफेस हैं, एक अंदर का ये सरफेस है और एक बाहर का ये प्लेट है, ठीक है। तो ऐसे समय में मान लेते हैं हम इस अंदर वाले प्लेट को क्या करते हैं, कुछ चार्ज देते हैं, कितना प्लस क्यू, तो वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसके बाहरी प्लेट पर भीतर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और ये जो निगेटिव चार्ज है ये भी इस पे यूनिफॉर्मली डेवलप हो गया, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे, इस बाहरी सरफेस के अंदर वाली प्लेट पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे पैरेलल प्लेट में बताया था कि मान लो इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पे निगेटिव आता है तो बाहर भी पॉजिटिव आता है, इसलिए हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। तो सेम ऐसे हम इस वाले पोर्शन यानी कि जहाँ पे बाहर निगेटिव आ रहा है उस वाले को हम क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक है। अर्थ से जोड़ने पे फायदा ये है कि इसके बाहरी सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इससे अर्थ से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कैपेसिटर बन गया। कैसा कैपेसिटर बन गया, स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया, यानी कि गोलीय संधारित्र यहाँ पे बन गया है। बाहरी गोले को पृथ्वी से संपर्कित कर देने पर जो आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात देख लेते हैं रेडियस कितना है। रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक का छोटे गोले के लिए a है और यहाँ पे क्या है, रेडियस कितना है इसके लिए b है। तो अगर हमने बाहरी सरफेस को क्या किया है, पृथ्वी से कनेक्ट किया है, यानी कि बाहरी गोले को हमने, दो गोले हैं, एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, तो बाहरी गोले को अगर हमने पृथ्वी से क्या किया है, कनेक्ट किया है, तो ऐसे समय में C का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन AB अपॉन B माइनस ए, कितना होगा 4p एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन AB अपॉन कितना हो गया B माइनस ए। और ये कब होगा, ये तब आप इसकी वैल्यू रखोगे जब हम कहाँ पे निकाल रहे हो, वायु में निकाल रहे हो, यानी कि इन प्लेटों के बीच क्या भरा हो, एयर फिल हो, यानी कि इन एयर, यानी कि C नॉट की वैल्यू इस समय ये किसके लिए है, C नॉट की वैल्यू। वहीं पे इन मीडियम अगर निकाला जाए, यानी कि प्लेटों के बीच कुछ मीडियम है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से डिनोट करेंगे, तो इन मीडियम अगर हो तो जहां पे आप देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी के साथ K को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB अपॉन B माइनस A के बराबर। तो ये हो गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB अपॉन B माइनस A। ये तब होता है जब आपके पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जब आपके पास क्या हो, इन मीडियम देखा जाता है, यानी कि माध्यम के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गोलीय संधारित्र के कैपेसिटेंस के बारे में, यानी कि अगर हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ऐसे ही साथ अगर हम बात करें संधारित्रों के संयोजन के बारे में, तो संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो तरीके का होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करने जा रहे हैं। अगर हम कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की बात करें तो मुख्यतः दो इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से, सीरीज कॉम्बिनेशन और कौन सा बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, कैपेसिटर्स। चलिए देखते हैं, दो तरीके के हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन
जिसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन का नाम लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि आपको पता है रेजिस्टेंस भी आपका अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस सीधे सीधे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर हम प्रतिरोध की बात करें या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज की या रेजिस्टर की बात करें तो प्रतिरोधक का भी संयोजन सीधे सीधे होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है या एक से यहाँ पे 3 से या 4 या बहुत सारे कैपेसिटर है, तो जितने भी कैपेसिटर होंगे अगर उनको सीरीज में जोड़ना है तो उनकी प्लेटों को, यानी कि उसकी पहली प्लेट को दूसरी प्लेट के पहले से, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर है, ठीक है, और इनको क्या करना है, हमको सीरीज में जोड़ना है। तो पहले कैपेसिटर की जो आखिरी प्लेट है दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की आखिरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ी जाती है, और इसके साथ ही साथ जो लास्ट में है उसको हम क्या करेंगे, अर्थ से क्या कर देते हैं, कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। और यहीं पे इधर से हम मान लेते हैं पहले प्लेट को कोई चार्ज दे रहे हैं, तो ये मान लेते हैं ए है, ठीक है। और ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो सभी पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटेंस अलग अलग होगा C1 C2 C3। और अगर वोल्टेज की बात करें तो इन प्लेटों के बीच वोल्टेज जो है वो अलग अलग होगा, V1 V2 एंड V3। कितना हो गया, V1 V2 V3। तो ऐसे समय में जब सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया हो तो ऐसे समय में कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट CEQ आता है वो होता है, इसको निकालने का तरीका होता है कैसे, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो 1/CEQ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे जितने भी होंगे सबको हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करके 1/ के फॉर्म में। यहीं पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये तो हो गया किसके बारे में, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हर चार्ज पे, हर प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, सेम होता है। प्लेट पे जो चार्ज होता है वो कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि, और साथ ही साथ अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट होगा, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लेट पे जो चार्ज होता है वो कैसा होगा, सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास कोई पैरेलल यानी कि समांतर क्रम संयोजन है, तो समांतर क्रम संयोजन में मान लेते हैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेज हैं और तीनों को हमने एक के बाद एक नीचे ऐसे क्या कर दिया है, रख दिया है, प्लेस्ड कर दिया है, और पहले प्लेट को यानी कि हर एक कैपेसिटर के पहले प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया गया है, और वहीं पे दूसरे प्लेट को भी एक कॉमन पॉइंट से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। दूसरे प्लेट को भी एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया गया, ठीक है। और ऐसे समय में आप देखेंगे तो मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, इस पे चार्ज कितना है Q1, इसका C2, इस पे चार्ज कितना है Q2, इसका C3 और इसका चार्ज कितना है Q3। बस ऐसे समय में इन सभी कैपेसिटर जो हैं इनकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल यानी कि जो विभव होता है वो क्या रहेगा, यहाँ पर समान रहेगा। कितना होगा, V होगा, जितना इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल होगा वही प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल होगा वही इसका भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यानी कि जब भी कभी पैरेलल या समांतर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज, ठीक है, प्लेटों के बीच जो वोल्टेज है ये क्या रहेगा,
सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। और ऐसे समय में जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर की फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे EQ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन ऐसे आएगा। और इसको आप अगर देखेंगे तो रजिस्टर का जस्ट उल्टा है। रजिस्टर में आप देखते हैं तो रजिस्टर में जो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे चलता है। वहीं पे सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 चलता है। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसी आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, ये तो बात हो गई संधारित्रों के संयोजन के बारे में, कैसे हम उसको क्या करेंगे? संयोजित करेंगे, कैसे हम इनको क्या करेंगे एक तरीके से कैसे हम इनको कंबाइन करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन पता है और ये पता है, उसको पहचानने का तरीका पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, देन न्यूमेरिकल इसके लगाइए। जहाँ कहीं से भी आपको इसके न्यूमेरिकल मिलते हैं उसको सॉल्व करते रहिए। हम आपको इसके न्यूमेरिकल कराएंगे जब डिस्कशन का समय आएगा, तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी इसके कराएंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ताकि न्यूमेरिकल करते समय आप वहाँ पे बझे नहीं, ठीक है? उसको तुरंत ही क्या करें, वहाँ पे सॉल्व कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे कैपेसिटर्स की जो कॉम्बिनेशन थी इसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर संधारित्रों में ऊर्जा जो होती है, किसी आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा यानी कि एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है? किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। चलिए बात करते हैं एनर्जी कितनी होती है। तो यहाँ पर पहली बात तो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्टकट में EPE बोलते हैं एनर्जी, या इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का नाम देते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है इसको डिनोट किससे कहते हैं, U से, और वैल्यू होती है हाफ CB², हाफ कितना होता है, हाफ CB², U इक्वल टू कितना होता है, हाफ CB², जहाँ C क्या है कैपेसिटेंस और V क्या है प्लेटों के बीच का वोल्टेज है। और साथ ही साथ यहीं पे U की एक और फॉर्मूला, अगर हम C की वैल्यू पुट कर दें तो C की वैल्यू क्या होती है, Q/V। तो यहाँ से मिलेगा हाफ QV, ये फॉर्मूला हो गया। और एक U इक्वल टू अगर हम V की वैल्यू पुट करते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है, अगर देखा जाए C इक्वल टू Q/V, तो V इक्वल टू Q/C के बराबर होगा। तो यहाँ पे Q²/2C के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q²/2C के बराबर। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं जो किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा को दर्शाते हैं, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा को दर्शाते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम बता दें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास कैपेसिटर है यानी कि चालक है, और उन दोनों आवेशों को उस पर कोई चार्ज लगा हुआ है। मान लेते हैं एक पे चार्ज कितना है, Q1 है, और एक पे चार्ज कितना है, Q2 है। सपोज दैट आपके पास क्या है, चालक है जिस पे कोई चार्ज है। एक पे चार्ज कितना है, मान लेते हैं Q1 है, और एक पे चार्ज कितना है, Q2 है। और इन दोनों को हम आपस में कांटेक्ट करा देते हैं। कांटेक्ट कराने के बाद ये मान लेते हैं एक है और एक दूसरा है, प्लस Q1 प्लस Q2, और इन दोनों को अगर हम क्या करा देते हैं, कांटेक्ट, ठीक है? तो ये Q1 वाला था और ये क्या था, Q2 वाला था। इन दोनों को हमने कांटेक्ट में करा दिया, और कांटेक्ट करने के बाद फिर से अगर हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है? तो फिर से अगर हमने सेपरेट कर दिया, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज थे Q1 और Q2, और उन दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रखकर फिर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ऐसे समय में प्रत्येक पे जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2/2
2 के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं कि मान लो आपके पास एक पे 10 कूलम का चार्ज है, एक पे 20 कूलम का चार्ज है, और उन दोनों को फिर से आपने क्या कर दिया, टच कराया, और टच करा के फिर अलग कर दिया, तो इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, तो दोनों चार्जों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि 10 प्लस 20 अर्थात 30/2, यानी कि इस पे 15 कूलम और इस पे भी कितना आएगा, 15 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे समय में आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास अगर देखा जाए तो एनर्जी आपने पढ़ ली, साथ ही साथ कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपने पढ़ लिया, और इसके साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई पृथ्वी का विभव पूछे तो पृथ्वी का यानी कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आवेशों का हम पुनर्वितरण कराते हैं, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के समय जो कॉमन पोटेंशियल आता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तभी तक होगा जब तक पोटेंशियल सबके क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और आपको पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है। तो अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करा रहे थे, यानी कि हम आवेशों का अगर पुनर्वितरण करा दें और उस समय हमारे पास एक कॉमन पोटेंशियल मिलता है, उस कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हेडिंग क्या है ये समझ लेते हैं पहले, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, जिसे क्या कहते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण, कहते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज है जिसको हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस Q1 चार्ज दिया है, और यहीं पे ये है जिसको हमने प्लस Q2 चार्ज दिया है। ठीक है, इसका पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना V2 है। V1 इज ग्रेटर देन V2, और इन दोनों को हमने क्या करा दिया है, कॉन्टैक्ट में करा दिया है। तो यहाँ से जो चार्ज है उसका फ्लो यहाँ पे होगा, और ऐसे समय में जब चार्ज फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं Q डैश अमाउंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो रिमेनिंग जब हम देखेंगे दोनों को अलग करेंगे तो इसमें इस पर जो चार्ज होगा वो होगा Q1 माइनस Q डैश के बराबर, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा Q2 प्लस Q डैश के बराबर, क्योंकि इसमें से Q डैश अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हुआ तो इसमें से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, और ऐसे समय में पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, और जाके जो चार्ज का फ्लो था वो रुक गया, स्टॉप हो गया। पहले सिचुएशन में V1 और V2 यानी कि पोटेंशियल यहाँ का ज़्यादा था यहाँ से, तो यहाँ से चार्ज इधर ट्रांसफर होने लगा, लेकिन जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ, Q डैश, तो ये Q1 माइनस Q डैश, इसका चार्ज हो गया Q2 प्लस Q डैश के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर हम देखें तो उभयनिष्ठ विभव यानी कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल मतलब इस V की वैल्यू कितनी आएगी, कॉमन पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव का नाम देते हैं। इसको जनरली V से दिखाते हैं, तो V इक्वल टू आपको पता है C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें V इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ पे अगर देखें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, तो यहाँ से V इक्वल टू Q अपॉन C होगा, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसका चार्ज देखना चाहें तो इसका C1V1 आएगा, और इसका चार्ज देखना चाहें तो इसका C2V2 होगा, और यहाँ पे तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, C1 प्लस C2 से डिनोट करते हैं। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है, कितना आ जाता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर होता है। यहीं पे अगर हम आवेशों के पुनर्वितरण में एनर्जी का जो क्षय होता है यानी कि जो कमी होती है उसको अगर देखना चाहे कि कितनी कमी होती है एनर्जी का, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है तो कितना कम हो जाता है, कितनी कमी हो जाती है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है
डेल्टा यू बराबर, यानी कि डेल्टा का मतलब जो कमी होती है वो कितना है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। यानी कि डेल्टा यू की अगर वैल्यू देखें, डेल्टा यू का मतलब समझ लीजिए पहले, डेल्टा यू का मतलब होता है जब आवेश का ट्रांसफर हुआ, यानी कि जब आवेश का एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ऐसे समय में एनर्जी का जो कमी हुआ, यानी कि एनर्जी कम हो गई, तो इसे हम एनर्जी का क्या कह सकते हैं, लॉस कह सकते हैं। तो पुनर्वितरण में जो ऊर्जा का क्षय होता है, कमी होती है, वो डेल्टा यू से डिनोट की जाती है, और वो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और साथ ही साथ यहाँ पे पोटेंशियल V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जाता है। कितना होता है, होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में आपने अभी तक सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो आपने पढ़ लिया। तो आपका विद्युत स्थैतिकी यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इसके आगे मैग्नेटोस्टैटिक्स लेकर चलेंगे, और मैग्नेटोस्टैटिक्स की अगर बात करें तो इसमें हम बायो-सेवर्ट्स लॉ और बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटस लॉ, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम, तो उसको हम नेक्स्ट नई यूनिट में बताएंगे। थैंक यू सो मच।